नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में, लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। रिजू जी कह रहे हैं स्टिल वेटिंग बट आई एम हियर नाउ। नमस्कार। एच जी पटेरिया वेट करते हैं। थैंक यू मैं आ गया भाई, ज़्यादा लेट नहीं हूँ। और ज़्यादा लेट मतलब जो टाइम मैंने दिया था उसके हिसाब से। मुकेश पांचाल कह रहे हैं राजन भाई साहब आप बहुत मेहनत करते हो, बताओ रात को 12 बजे वीडियो करोगे लाइव। सभी को नमस्कार, भगवान बचाएगा। पता नहीं भाई आप क्या। दरअसल ये तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है ये। तो ये तो मेहनत क्या, मतलब इसमें मुझे मेहनत नहीं लगता, मुझे ये मेरा काम है और मैं अपना काम करता हूँ। और बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं आज। दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक सवाल ये है कि हम सही सवाल क्यों नहीं पूछते। आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है, राहुल गांधी कहाँ है। मैं भी तलाश रहा था कि राहुल गांधी कहाँ है और राहुल गांधी कब लौट रहे हैं। पंकज वर्मा जी नमस्कार। सत्यम श्रीवास्तव, अरे वाह, सही टाइम पर हम मोबाइल चलाना शुरू किए, थैंक यू। सलीम रंगूनी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। लक्ष्मण गंगवार, हेलो सर, आप सही में बहुत मेहनत करते हो, लॉन्ग लिव एंड ब्लेस, थैंक यू। व्हेन विल राहुल ज्वाइन बिहार, यही यही जो सवाल है ये बार बार आता है और इसी के चलते मुझे ये लगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं और उन घटनाओं के मद्देनजर दरअसल जब आप देखना शुरू करें तो जो सही सवाल है वो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। सवाल ये नहीं राहुल गांधी कहाँ है, सबको पता है राहुल गांधी कहाँ है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, सवाल बड़ा ये है। बात ये है कि 3 घटनाएं जबरदस्त हुई और 3 घटनाएं, वो एक तो हरिओम वाल्मीकि जो रायबरेली ऊंचाहार में जिनकी लिंचिंग हुई, दलित समुदाय से आते हैं। हमारे चीफ जस्टिस जिन पर जूता फेंका गया जो दलित समुदाय से आते हैं। और एक सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार, उनको आत्महत्या कर लेनी पड़ी क्योंकि उनका इतना उत्पीड़न, इतनी प्रताड़ना, इतनी तरह से वो की गई। उनकी जो 8 पेज का जो नोट है उस नोट से बहुत सारी चीजें सामने आई। अब इन सब में हुआ क्या, और जो मैं कह रहा हूं कि सही सवाल पूछना चाहिए। बीजेपी कहां है? बीजेपी सत्ता में है सब जगह, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, दिल्ली राज्य में, हरियाणा में। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया शाम को 8:30 बजे, सुबह 11 बजे की घटना है, शाम को 8:30 बजे ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने। और उसमें क्या लिखा है उस पर कई बार बात हो चुकी। गृह मंत्री पुलिस के बॉस हैं और पुलिस ने उस आदमी को जिसने जूता फेंकने की कोशिश की, उस आदमी को पकड़ के पूछताछ की। साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता गया और वो उसको छोड़ दिया गया, जूता भी उनका वापस कर दिया, ठीक है। गृह मंत्री ने, जेपी नड्डा ने, किसी भी, रेखा गुप्ता ने, किसी ने भी, एक आदमी ने सिर्फ उस पर, प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया तो उसको उस पर कमेंट किया और रिट्वीट किया, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। और हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आपको, वो ओरिजिनल भाजपाई नहीं है, ही इज बेसिकली कांग्रेसमैन। भले ऊपर से जो भी दिखा रहे हो, बहुत ही कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो, बेसिकली ही इज अ कांग्रेसी। किसी भाजपाई ने, न मोहन यादव, न वो भजनलाल शर्मा, न मांझी, न किसी ने भी, इतने चीफ मिनिस्टर्स हैं, न योगी, न धामी, न देवेंद्र फडणवीस, ढेर सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं ना, न गुजरात वाले, जो उनका नाम ही नहीं याद रहता क्योंकि वहां तो 2 ही नेता हैं बस, पटेल साहब है शायद कोई। तो ये सब लोग जो है, किसी ने चिंता जाहिर की कि चीफ जस्टिस पर हमला हुआ।
क्या पार्टी के अध्यक्षों ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की कि चीफ जस्टिस पर हमला हुआ? और राइट विंग के जो पूरा सिस्टम है उसके जरिए किस तरह से उस आदमी का महिमा मंडन किया गया और जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस गवई, उनको किस तरह से ट्रोल किया गया? क्या उस पर होम मिनिस्ट्री ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया क्या? नहीं लिया। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में एक दलित युवक को लिंच कर दिया जाता है, क्या वहां के मुख्यमंत्री ने एक लाइन भी उनके बारे में कही, उस व्यक्ति के बारे में कही? नहीं कही। आप तलाश लीजिए। हरियाणा में एक आईजी लेवल का सीनियर आईपीएस अफसर आत्महत्या पर मजबूर कर दिया जाता है, उसकी वाइफ आईएएस है। अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उसके बावजूद डीजीपी को बर्खास्त नहीं किया गया है, निलंबित भी नहीं किया गया। बर्खास्त तो दूर की बात है, जिन अफसरों के खिलाफ एफआईआर में नाम है उनको भी निलंबित नहीं किया गया है। और उस पर क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री जो इसकी बैठक कर रहे थे उसमें डीजीपी मौजूद थे। आप बताइए। और क्या इस आईजी वाली घटना पर पूरन कुमार, उन्होंने जो नोट छोड़ा है, उस नोट को लेकर के, उस नोट में जो बातें हैं, उनके परिवार ने तो ये कह दिया है कि जब तक ये जो एफआईआर में धाराएं हैं डाइल्यूट कर दी गई, डाइल्यूट है, ये है वो, और हम पोस्टमार्टम के लिए तब तक नहीं तैयार होंगे जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं की जाएंगी, लोग बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे। खबरें इस तरह की आ रही कि वहां का डीजीपी इस्तीफा दे देगा। लेकिन उसी समय क्यों नहीं उसे वहां से निलंबित किया गया? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। लोग क्या पूछ रहे हैं, राहुल गांधी कहां गए? अरे यार, राहुल गांधी ने अब तक, कल भी एक ट्वीट किया है, उनकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, लेकिन वेयर इज भारतीय जनता पार्टी, वेयर इज मोदीज पार्टी? ये सवाल नहीं पूछेंगे। और दिक्कत हमारी ये है कि हम सही सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए प्रॉब्लम। सही सवाल पूछना ही सबसे जरूरी चीज है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। दरअसल जो लोग डेमोक्रेसी विरोधी लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को कैप्चर करना चाहते हैं, वो तो ये चाहते ही हैं कि गलत सवाल पूछे जाए। गलत सवालों में पूरा समाज उलझा रहे, सही सवालों तक पहुंचे ही नहीं, और उनका पूरा जो सिस्टम है वो इन्हीं गलत सवालों को, जो ठीक सवाल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भाई बिहार में चुनाव घोषित हो गए, राहुल गांधी कहां है? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बैठे हुए हैं क्या? भाई बताओ, कोई बताए, क्या प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बैठे हुए हैं? इस तरह के सवाल पूछ करके चीजें डाइवर्ट करने को, सही सवाल पूछे जा। दरअसल इस समय जो सवाल पूछे जाने की जरूरत है, मीडिया को भी पूछने की जरूरत है और आम जनता को पूछने की जरूरत है कि भाई साहब, इलेक्शन कमीशन एसआईआर में जो गंडगोल किया है वो क्या है? कैसे, जिसे वो प्यूरिफाइड वोटर लिस्ट बता रहे हैं, क्या प्यूरिफिकेशन यही होता है? जब शुरुआत की थी तो यही ज्ञानेश कुमार, गैस लाइटर ज्ञानेश कुमार, मैं इनको गैस लाइटर कहता हूं, गैस लाइटर ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से कहा था कि गैर नागरिक घुसपैठिया कोई भी वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएगा, बाहर कर दिए सब, उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज ये बताने को तैयार नहीं है कितने घुसपैठियों को उन्होंने वोटर लिस्ट से बाहर किया है, जिसके लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है। आज वो बताने को तैयार नहीं कि एक एक पते पर क्यों, फाइनल जो प्यूरिफाइड लिस्ट है उसमें एक एक पते पर 400-400 लोग, 500-500 लोग कैसे हैं, और वो 400 लोग
मुसलमान है, हिंदू है, हिंदू में भी कोई एक दलित है, एक ब्राह्मण है, एक इस जाति का, एक उस जाति का, एक उस जाति का, एक उस जाति का। ये कैसे है? कैसे दो दो तीन तीन जगह नाम है एक आदमी के, और ये हजारों में है संख्या है, और ये रिपोर्ट्स हैं। और दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि लोगों को, इलेक्शन कमीशन का काम ये कतई नहीं है कि नागरिकता तय करे। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो देश के नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, जो वोटिंग एज हासिल कर लिए हैं, ये सुनिश्चित करे कि उनको वोटिंग अधिकार मिल जाए। ये चुनाव आयोग का काम है। उस राज्य में जहां पर एडल्ट पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 8 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर वोटर्स की संख्या 60 करोड़ 42 लाख है। हाउ? अगर इतने लोग वोटर लिस्ट से बाहर हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ऐसी लिस्ट को प्यूरिफाइड लिस्ट कहा जाएगा? इस तरह की चीजें। और ये सवाल दरअसल किसको पूछना चाहिए? ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए, ये सवाल अखबारों को पूछना चाहिए, ये सवाल चैनलों को पूछना चाहिए, ये सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए। हालांकि पत्रकार लोग तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछने लगे हैं, और दरअसल वो पूछने लगे 17 अगस्त को बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल पूछ दिए, उसके चलते बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। भले ही उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन वो सवाल ही पर्याप्त थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सपोज करने के लिए। और ऐसे ही जो पिछली बिहार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पटना में हुई थी, और फिर बिहार चुनाव की घोषणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों में जो सवाल पूछे गए, जिनके जवाब गैस लाइटर ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिए, वो वही सवाल दरअसल अपने में बड़े जवाब बन गए। और जिसके चलते अगर जो चीजें सामने आई हैं, अगर उनकी बात करें, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे। वो पॉइंट्स ये निकाले थे, वो पॉइंट्स क्या थे, मैं वो पॉइंट्स थे, एक मिनट में देखता हूं, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूं। नहीं, वो नहीं मिल रहा मुझे। वो पॉइंट्स मैंने कहीं निकाल के रखे थे, लेकिन वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट और चेक कर लेता हूं, फिर बात करते हैं ये पॉइंट्स। हाँ जी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, 8-10 पॉइंट्स हैं, आपसे शेयर करता हूं। Disclosure on actual number of foreigners deleted. How many voters were specifically deleted from the final list on grounds of non-citizenship or being foreigner? For example, Bangladeshis or Rohingyas. Given that only 390 out of 1087 objections on citizenship grounds were sustained, with just 87 involving Muslims. And why has the ECI refused to provide this data despite claims by the CEC and BJP leaders of widespread illegal migrants? सिर्फ 87 लोग हैं, मतलब 390, ओनली 390 आउट ऑफ 1087 ऑब्जेक्शंस 390 सस्टेन किए गए, और 390 में से सिर्फ 87 मुस्लिम्स हैं। इलेक्शन कमीशन ये डेटा क्यों छिपा रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, transparency and publication of deletion list with regions. Why has the ECI refused to publish separate machine readable list of 3.66 lakh voters deleted in the final rolls, including district wise regions for deletions, death, migration, duplicacy, like that, despite Supreme Court emphasis on transparency as a hallmark of democracy and prayer mandate for regional orders? तो भाई क्यों नहीं, उन्होंने ये डिटेल क्यों नहीं दिया कि 3.66 लाख जो वोटर
फाइनल रोल में पहले के मुकाबले और डिलीट कर दिए गए, वो किस वजह से किए गए, और ये अगर क्यों नहीं बता रहा है इलेक्शन कमीशन, उसका इंटरेस्ट क्या है इसको छिपाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो डिलीशन की प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस फॉलो की गई है 3.66 लाख फाइनल डिलीशंस में? क्या जो जब इनके डिलीशन का फॉर्म मिला तो क्या इंडिविजुअल नोटिसेस सर्व की गई, उनसे क्या ऑब्जेक्शंस मांगे गए, या फिर वहां कहीं से आ गया और उसको विदाउट कम्युनिकेशन उनको डिलीट कर दिया गया? तो ये पूरी प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि इसमें उन्होंने क्या एक्सरसाइज की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3.7 लाख अनएक्सप्लेन्ड न्यू वोटर एडिशंस, ये जो एडिशन हुए हैं इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, और why does the ECI describe most of the 21 lakh total editions as new when less than 20% are 18 to 19 year olds and over 40% are above 25 with anomalies like 6,000 over 80? नए वोटर्स में 6,000 80 साल से ऊपर के हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन? एंड डिसप्रोपोर्शनेट डेमोग्राफिक इंपैक्ट्स, why do the final deletions show 33% Muslims against 16% population share and a worsened gender ratio gap widening to 16 lakh missing women voters reversing 10 years of gain? पिछले 10-15 साल में महिलाओं का वोट इतना जबरदस्त तरह से पड़ रहा था, और अब जिस तरह से जो डिलीशन हुआ है उसमें महिलाओं के वोट कम हो जाएंगे with similar excesses for Dalits and secular migrants. And what measures were taken to prevent bias in the SIR process? And question number 6, data accuracy and anomalies in rolls. अब ये तो बहुत जबरदस्त मामला है कि 5.2 लाख यानी 5,20,000 वोटर डुप्लीकेट वोटर्स है। 24,000 जो है ऐसे नाम हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। 6,000 इनवैलिड जेंडर्स जिसमें कुछ भी लिख दिया है। 2 लाख ब्लैंक हाउस नंबर्स, 24 लाख हाउस होल्ड्स ऐसे पते, 24 लाख घर ऐसे बताए गए हैं जिनमें 10 से ज्यादा वोटर है, यानी 24 लाख हाउस होल्ड्स हैं जिनमें 3,20,00,000 वोटर उन 24 लाख पर ही रजिस्टर्ड हैं। और जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि दे आर यूजिंग बेसिक डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे कि ये डुप्लीकेशन ना हो वोटर्स का। तो ये सवाल है। और फिर अगला बड़ा सवाल जो मेरे हिसाब से बनता है वो ये है कि SIR से 80 लाख अगर जो वहां पर एडल्ट पॉपुलेशन है उसके मुकाबले 80 लाख, उसमें से 80 लाख वोटर्स का वोटर लिस्ट में नाम ही ना हो, चुनाव आयोग ला ही ना पाए, एंड दैट इज अराउंड 10% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। तो क्या इसे चुनाव आयोग की सफलता कहेंगे या इसे चुनाव आयोग की विफलता कहेंगे? क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए। एंड नेक्स्ट, लीगल एड एंड अपील फैसिलिटेशन, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, चुनाव आयोग उसको खुद क्यों नहीं कर पाया? ये चुनाव आयोग ने तो ये कहा कि उनके बीएलओ जो है वो घर घर गए, और कितने एरोगेंस के साथ ये जो अपने गैस लाइटर ज्ञानेश कुमार है, कितने एरोगेंस के साथ ये बात कह रहे थे। तो क्या हुआ भाई? ये सवाल अब चूंकि इनके जवाब वो ना तो कोर्ट में उन्होंने दिया है और ना पब्लिकली दे रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा वहां भी उन्होंने जवाब नहीं दिए। तो इससे तो यही लगता है कि भाई कुछ कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं जिनकी वजह से ये काट छांट की जा रही है, इस तरह की चीजें भरी जा रही हैं। एक गांव आपको बताएं मुजफ्फरपुर के पास,
जहां लोगों ने शिकायत की कि ड्राफ्ट रोल में उनके गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं, लेकिन 100 मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए। तो भाई उन्होंने शिकायत की, ऑब्जेक्शन रेज किया गांव वालों ने कि ये नाम हटने चाहिए, ये नाम तो है ही नहीं हमारे गांव में। बट जो फाइनल रोल आया उसमें भी वो नाम शामिल है। वाल्मीकि नगर में 4000 नाम ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हैं और वहां भी रजिस्टर हैं। हाउ इज दैट? ये है सारी कहानी। और इससे ये चीज साबित होती है कि भैया अगर ऐसे चला तो फिर मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाई ये चीजें अगर हैं तो फिर आप करते रहे। और फिर मुझे इस बात का वो लगता है कि क्यों पूरन कुमार के जो जो सुसाइड है उस पर क्यों भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए? कौन सा वो बहुत डिपेंडेंट है कि भाई वोट देगा कोई आदमी तभी जीतेंगे? फिर ये लगता है कि वो किसानों की चिंता क्यों करें? क्या फर्क पड़ता है हमें? फिर लगता है क्यों सीए एनआरसी की चिंता करें? इतने सारे लोग खड़े हैं, कौन क्या करना हमें? क्या फर्क पड़ता है? जो बच्चे प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि साहब पेपर लीक हो गया, ये हो गया, उन पे लाठी डंडे चलाए जाते हैं और मुख्यमंत्री कहने लगता है साहब नकल जिहाद हो रही है, तो कुछ भी कह सकते हैं वो लोग। इससे लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी। और इसी वजह से इतने एरोगेंस के साथ ये लोग, जो बहुत बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं, जो लोगों के इश्यू होते हैं, उन पर भी एरोगेंस दिखाते हैं, उन पर भी क्रूरता दिखाते हैं। अगर अगर वोटर का डर हो तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई अगर चिंता ही नहीं हो कि ठीक है क्या कर लोगे आप, हमारे पास सारा इंतजाम है। जैसे हरियाणा में सैनी ने, जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया था कि हम जीत लेंगे, हमारे पास इंतजाम है सब। इस तरह का बयान आ गया था। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? और तब शक होना शुरू होता है कि भाई जिस राज्य में इतना विरोध रहा हो, जिस राज्य में घर घर में विरोध रहा हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती। ठीक है, वो अखबारों में और सब जगह ये कर दिया कि आरएसएस वाले पहुंच गए और ये हो गया और वो हो गया, और कांग्रेस में फूट थी और शैलजा ने ये कर दिया, हुड्डा ने वो कर दिया, शैलजा यहाँ नहीं गई, हुड्डा वहां नहीं गए, और एक और जो क्या नाम है, वो नाम भूल जाता हूँ उनका, महासचिव है, वो ये नहीं किया और इस वजह से हार गए। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि भाई सीधी सी बात कि जब पूरा माहौल पहलवान खिलाफ, किसान खिलाफ, दलित खिलाफ, पिछड़े खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, जाट खिलाफ, और उसके बाद बम्पर फसल मिल जाए तो क्या कहने, इसके पीछे क्या हो सकता है? और अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ बताए। चुनाव आयोग कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस तो है नहीं कि कोई चीज लीक हो जाएगी तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान को पता चल जाएगा, चीन को पता चल जाएगा और उसका फायदा उठा लेंगे। ऐसा तो है नहीं। वो तो ट्रांसपेरेंसी उनको रखनी ही चाहिए। एक आदमी भी ऑब्जेक्शन करे तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उसके ऑब्जेक्शन को वो टेकअप करे, उसे क्लियर करे, उसको कन्विंस करे, बताए सच क्या है। अगर वो उसकी बात सही है तो उसे एक्सेप्ट करे और अपने पे करेक्शन करे। यही एक तरीका होना चाहिए, यही तरीका है। ये तरीका थोड़ी है कि विपक्ष के नेता को आप नाम लेकर के कहे कि वो 7 दिन के अंदर अगर एफिडेविट नहीं करते हैं तो उनके पास तो देश से माफी मांगना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये गैस लाइटर ज्ञानेश कुमार कह रहे थे। किसके दम पे कह रहे थे? और इससे पहले जो राजीव कुमार थे, राजीव कुमार की कहानी कभी बताऊंगा मैं, किताब आने वाली है, वो किताब लॉन्च हो जाए उसके बाद में वो किताब मेरे पास भी आ जाएगी 1-2 दिन में। तो फिर वो दरअसल रांची के डीसी रहे थे, चारा घोटाले का मामला है।
तो बात करेंगे उसके बारे में, बात करें राजीव कुमार की क्या कहानी है, क्या क्या कारस्तानियां हैं, और किस तरह से वो बचे और किस तरह से निकले और किस तरह से कहां पहुंच गए। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सही सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। अगर हम सही सवाल नहीं पूछेंगे तो इसी तरह से चीजें भटकती रहेंगी। सही सवाल दरअसल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि दलित उत्पीड़न अगर इतना बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक सीनियर आईपीएस अफसर ने आत्महत्या कर ली और अपने नोट में उसने डीजीपी और कुछ अफसरों को इंडिक्ट किया है, उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, और ये एक तरह से उसने कहा है कि इन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि हम जीवन से हमने सोचा जीवन ही खत्म कर लेते हैं। वो अधिकारी अभी भी सेवा में क्यों बैठे हुए हैं, सर्विस में, उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? उनको निलंबित तो किया ही जा सकता है, वो भी नहीं किया गया। ये सवाल है क्यों नहीं किया गया। क्यों कोई मुख्यमंत्री इस पर बात नहीं करता है? क्यों सीजेआई पर जो हमला हुआ उसको लेकर के, वैसे तो इतनी सारी एफआईआर एक एक चीज पर असम में और गुजरात में और उत्तर प्रदेश में कहां नहीं हो जाती हैं, बिहार में हर जगह ऐसा एफआईआर हो जाती है। तुरंत सावरकर पे बोल दिया तो एफआईआर हो गई। लेकिन चीफ जस्टिस पर जूता चला दिया, उस पर नहीं हुई। उस पर सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से उस आदमी का महिमा मंडन किया जा रहा है। और मीडिया को देखिए, मीडिया उस आदमी का इंटरव्यू कर रहा है, जबकि मीडिया को इंटरव्यू करना चाहिए था किसका? मीडिया को एक्स सीजीआई से पूछना चाहिए था इस घटना को कैसे देखते हैं वो, इस लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका के लिए। मान लीजिए सिटिंग जज नहीं बोलते कुछ, तो सीजीआई इतने सारे अभी रिटायर हुए हैं, जस्टिस खन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़ तो इतना ज्यादा टॉकटिव हैं। गोगोई साहब राज्यसभा में बैठे हुए हैं, दीपक मिश्रा, और कौन कौन, ढेर सारे लोग हैं, जस्टिस चलमेश्वर। तो इन सबसे बात करनी चाहिए कि भैया इस घटना को कैसे, चलमेश्वर तो वही हैं, गोगोई वही हैं, और चंद्रचूड़ का तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गोगोई और चलमेश्वर और भी एक दो लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल आए थे। डेमोक्रेसी खतरे में है, उन लोगों से पूछना चाहिए था भैया डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है। चीफ जस्टिस पर जूता चले तो वो भी कोर्ट में, और सरकार उस पर न गृह मंत्रालय कुछ बोले, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका प्रवक्ता साथ जाकर के थाने में उस आदमी को निकाल के लेके आए। तो सवाल ये पूछे जाने चाहिए, सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि जेपी नड्डा ने चिंता क्यों नहीं जाहिर की, रेखा गुप्ता ने चिंता क्यों नहीं जाहिर की, अमित शाह ने चिंता क्यों नहीं जाहिर की, कानून मंत्री ने चिंता क्यों नहीं जाहिर की। सवाल ये पूछे जाने चाहिए। सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि योगी आदित्यनाथ, उनके उनके राज्य में एक दलित की लिंचिंग हो जाती है, वो उस पर बोलते क्यों नहीं है? वो 60-80 और 20-80 सब करते रहते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं, उसमें किसी को सीधा करेंगे उल्टा लटका के? उनका बुलडोजर कहां चला गया? सवाल ये पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है। ये सबसे राष्ट्रीय चिंता सबकी यही है कि राहुल गांधी कहां है। और ये दरअसल जो चीज बनाई गई है, ये यहां भी एक दो मित्र इस तरह के हैं जो सवाल कर रहे होंगे। तो ये कहानी है। तो बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा 13 मिनट। आज बहुत बहुत बातें हुई। कल जिस तरह से 10 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, आज किसी ने कोई मेंबरशिप गिफ्ट नहीं की, आज किसी ने कोई वो भी नहीं किया, क्या बोलते हैं, सुपर चैट, सुपर स्टिकर का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट तो कर ही लूं, शायद भाई अगर आपको हमारी ये बातचीत, हमारी ये लाइव स्ट्रीम अच्छी लगती है, प्लीज सपोर्ट इट।
और आप सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स भेज करके, मेंबरशिप गिफ्ट करके। जब आप मेंबरशिप गिफ्ट करते हैं तो एक कम्युनिटी, जो मैं कह रहा था कम्युनिटी बनाने की तरफ, हम एक कम्युनिटी के तौर पर आप मान लीजिए 10 मेंबरशिप करते हैं, 20 करते हैं, 5 करते हैं, 50 करते हैं, तो उतने लोगों को जो जो लोग यहाँ पर इस समय हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनमें से जितनी मेंबरशिप आप गिफ्ट करेंगे, यूट्यूब रैंडमली उनके बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसे वो कम्युनिटी बढ़नी शुरू हो जाती, नेक्स्ट टाइम वो रिन्यू कर लेता है वो आदमी। तो एक कम्युनिटी बनती है जिसमें फिर, और मेरा प्लान ये है कि अगर वो कम्युनिटी 500 लोगों की हो जाए, मतलब 300 to 500, तो फिर डेडिकेटेड जो ये लाइव स्ट्रीम है, ये लाइव स्ट्रीम पहले मेंबर्स के लिए ही करेंगे एंड फिर एक टाइम के बाद उसे पब्लिक के लिए, मतलब जनरल सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन करेंगे। और उसमें जो मेंबर्स हैं उनका लाइव पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करने की कोशिश मेरे दिमाग में तो है। लेट्स सी कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। विजय त्रिपाठी कह रहे हैं, अजय वर्सेस अजय विस्ट, सीएम ऑफ यूपी, ही इज किलिंग एवरीवन, नेवर कॉल हिम योगी, ही हैज लॉट्स ऑफ केसेस अगेंस्ट हिम। रोहित बेदी, सरकार दिल्ली से खट्टर चला रहे हैं, सीएम साहिब की कोई नहीं सुनता। अरे तो खट्टर साहब ही उनको निलंबित करा देते। रूढ़िवादियों, उदारवादियों को पता नहीं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, नहीं जानते। उनकी हर बात को आधार बनाया जाता है। सीजीआई के पद पर प्रतिष्ठा होने के पहले ही वो शपथ समारोह से होकर गुजरते हैं। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। एक बात और है, अगर सीजीआई, अभी कल परसों की बात है, सीजीआई ने जो जस्टिस विनोद चंद्रन, उनके साथ एक बेंच में सुनवाई कर रहे थे, उसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान एक बात कही कि भाई जस्टिस विनोद चंद्रन जो उनके साथ थे, उन्होंने कोई बात उनसे कही और वो कहना चाहते थे यहाँ पर, तो जस्टिस गवई ने ये सुझाव दिया कि ये मेरे ही कान में कहो, पब्लिकली मत कहो, पता नहीं सोशल मीडिया किस तरह से इसको रिएक्ट करेगा। यानी अगर हमारे देश के टॉप जजेज, जिन पर जिम्मेदारी है कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के कस्टोडियन है, जिन पर जिम्मेदारी है ये इंश्योर करने की कि संविधान प्रदत्त जो अधिकार नागरिकों के हैं वो अक्षुण्ण रहें, वो अगर अपने अधिकार ही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं डर के मारे, उनको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या कह देगा, क्या कर देगा, इसलिए पब्लिक ही मत बोलो, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। बात यही समाप्त करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो कृपया हमें सपोर्ट करें, और आप मेंबरशिप गिफ्ट कर सकते हैं, आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही आप अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो ये मैंने राइट हैंड पर QR कोड दिया है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इसे स्कैन करके भी अनब्रेकिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनब्रेकिंग के मेंबर लीजिए, आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हम ये काम और बेहतर तरीके से कर पाते रह पाएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।